हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, द्विघात समीकरण के मूल किसे कहते हैं, और हम डिस्कस कर रहे थे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में। और मैंने आपको बताया था अगर मूलों की प्रकृति जाननी है तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संख्याओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। और हमने डिस्कस किया था प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, और फिर हम बात कर रहे थे परिमेय संख्याओं की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर है, हम इसको आगे देखते हैं। आज किस तरह से हम बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति के बारे में, मूलों की प्रकृति। और इसको पढ़ने के लिए हमने कुछ संख्याएं मैंने आपको बताई थी, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो वो प्रीवियस जो लेक्चर है उनको आप देख लीजिएगा। हम डिस्कस कर रहे थे परिमेय संख्या, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको बताया था परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। क्या होती हैं परिमेय संख्याएं, आप बता सकते हैं मुझे? परिमेय संख्या वो होती हैं जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। P होगा हमारे पास, कहाँ से लिया जाएगा P? इंटीजर्स में से। और इंटीजर जो हैं, इंटीजर क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या। इंटीजर क्या होते हैं? पूर्णांक। और पूर्णांक आप सभी को अच्छे से पता है, पूर्णांक क्या होते हैं हमारे पास? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। मतलब इसमें प्लस की और माइनस की सभी संख्याएं आएंगी और 0 भी शामिल होगा। और Q जो होगा वो भी इंटीजर में से आएगा, ये भी पूर्णांक है। लेकिन आप एक बात देखिए कि Q कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है ना, अपॉन में आ रहा है ना। और अपॉन में जो संख्या है अगर उसकी जगह आप 0 लिख दोगे तो क्या होगा आपके पास? नीचे 0 आने का मतलब है कौन सी संख्या मिलेगी? अनंत, जो कि कैसी रहती है? अपरिभाषित। तो आप ध्यान रखें कि नीचे जो है, नीचे हम 0 को नहीं लेंगे, पूर्णांक तो होगा लेकिन हम इसमें से 0 हटा देंगे तो 1, 2, 3 and so on and -1, -2 and -3। तो Q का मान कभी भी आपके पास 0 नहीं हो सकता। ये डेफिनेशन होती है परिमेय संख्याओं की। जैसे कुछ एग्जांपल अपन यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल देखें हम कि जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1/0, तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? क्या नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे इसमें 0 आ गया है। तो नीचे 0 का मान मतलब क्या होता है? 1/0 का मान क्या होता है हमारे पास? अनंत, जो कि कैसा होता है? अपरिभाषित। और आप कोई सी भी संख्या ले लीजिए, और अगर आपने ली यहाँ पर संख्या, जैसे आपने 2 ले लिया तो 2 के नीचे आप 1 लिख सकते हो, तो ये परिमेय संख्या हो गई। 3 ले लिया, 3 के नीचे भी 1 लिख सकते हो, ये भी परिमेय संख्या हो गई। मतलब P/Q के रूप में अगर आप किसी भी संख्या को लिख सकते हैं तो वो सारी संख्याएं क्या होंगी आपके पास? परिमेय संख्या। डेफिनेशन क्लियर करें, क्या होती है परिमेय संख्या? P/Q फॉर्म की होती है। P कहाँ से आएगा? पूर्णांक से। Q कहाँ से आएगा? पूर्णांक से। बस Q की जगह आपके पास 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है। एक डेफिनेशन और होती है परिमेय संख्या, वो क्या है डेफिनेशन? वो भी देख लेते हैं। एक डेफिनेशन और है परिमेय संख्याओं की, ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव अंक के बाद
संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो ऐसी संख्याएं भी आपके पास क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। मतलब दशमलव अंक के बाद जो अंक आएंगे वो वापस रिपीट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखें हम, मैंने यहाँ लिख दिया दशमलव 33333। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 का अंक जो है वो बार बार आ रहा है। और अगर आप 1 में 3 का भाग दें तो क्या आएगा बताइए? क्या भाग जा रहा है? पहली बार नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे, 0 आ गई, 10 हो गया। 3 का भाग 3 बार 9, फिर 1 बचा, फिर 3 बार, फिर 9, फिर 1 बचा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो दशमलव 3333333 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3। तो आप सभी एक बात मेरी दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि दशमलव के बाद अगर अंकों की पुनरावृत्ति होती है निश्चित अंतराल के बाद, तो वो संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, क्योंकि उन्हें भी p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आपको क्या बात समझ में आई मेरी? आपको बस इतनी सी बात मेरी समझ में आनी चाहिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है? दशमलव के बाद अगर अंक एक निश्चित अंतराल में पुनः रिपीट होते हैं, पुनरावृत्ति होती है, तो वो भी क्या होती हैं आपके पास? परिमेय संख्या। ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर परिमेय संख्याएं हमें थोड़ा कम समझ में आया, थोड़ा और समझें। तो देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए प्राकृत संख्याएं क्या पढ़ी थी हमने? प्राकृत क्या पढ़ी थी जानते हैं आप? प्राकृत में क्या पढ़ा था? 1 2 3 एंड सो ऑन। पूर्ण में क्या पढ़ा था अपन ने? पूर्ण में बताइए 0 1 2 3 एंड सो ऑन। पूर्णांक में क्या पढ़ा था हमने? पूर्णांक में बताइए आप। पूर्णांक में हमने पढ़ा था 0 1 2 3 और इधर -1 -2, इस तरह से चलती है। आप देखिए जितनी भी संख्याएं हैं, क्या ये परिमेय हैं? क्या? बिल्कुल है ये परिमेय। क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा अंक है जिसको किसी भी संख्या में आप भाग लगा दीजिए, किसी भी संख्या में भाग लगा दीजिए, ये जो एक है वो संख्या का मान कभी भी बिगाड़ेगा नहीं। अगर आप किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो उस संख्या को ये कभी भी बिगाड़ता नहीं है और हमारा काम आसान हो जाता है। आप देखिए सब जगह p/q रूप आया नहीं आया हमारे पास। अगर हमारे पास p/q रूप आ गया है तो ये जितनी भी अपने प्राकृत पूर्ण पूर्णांक संख्याएं पढ़ी, ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं? परिमेय भी। क्या है ये? परिमेय संख्याएं भी। फिर आपके पास एक और डाउट आएगा कि सर अगर हमने लिख दिया 1000 लिख दें तो ये संख्या परिमेय होगी या नहीं होगी? आप बताएं पहले। होगी, क्योंकि इसके नीचे भी अपन 1 लिख सकते, ये संख्या भी परिमेय होगी। तो अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको परिमेय संख्याओं का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारा मूल उद्देश्य है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, इसलिए हम इन संख्याओं के प्रकारों में और डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें हमारा टॉपिक भी क्लियर करना है। फिर परिमेय संख्याओं के बाद हम चलते हैं अपरिमेय संख्याओं। तो बस इसमें अ लगा दीजिए आप आगे, अपरिमेय, और यहाँ पर लगा दीजिए इर।
इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसे? इर्रेशनल नंबर। और जैसे हमने केवल अ लगा दिया है तो आपको भी क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्याओं में अगर अ लगाने से अपरिमेय बन गई तो अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सिंपल सी, वह संख्याएं जो परिमेय ना हो, वह संख्याएं जो परिमेय ना, वह संख्याएं जो परिमेय ना। अब देखिए इसमें किस तरह की संख्याएं आएंगी। इसमें हम परिमेय संख्याओं की दूसरी जो डेफिनेशन मैंने पढ़ाई उससे लिंक करते हुए आगे बढ़े। परिमेय संख्याओं की क्या परिभाषा पढ़ाई थी मैंने? वह संख्याएं जिसमें दशमलव अंक के बाद आने वाले अंक एक निश्चित अंतराल में पुनः रिपीट होते हैं, मतलब उनकी पुनरावृत्ति होती है। तो यहां भी हम उसी तरह से डेफिनेशन बनाएं। इन संख्याओं में दशमलव अंक के बाद अंकों की पुनरावृत्ति निश्चित अंतराल में नहीं होती, निश्चित क्रम में नहीं होती है। इन संख्याओं में दशमलव का अंक आएगा, लेकिन उसके बाद जो अंकों की पुनरावृत्ति परिमेय संख्याओं में होती थी वो इसमें नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण समझेंगे। जैसे हमने यहां लिखा 0.252531 और ऐसे चलता जा रहा है। अनंत तक तो चलेगी ये संख्या, डेफिनेटली कहां तक जाएंगी? अनंत तक। उसमें भी परिमेय संख्याओं में भी कहां तक जाएंगी? वो अनंत तक। अब यहाँ देखो आप, क्या यहाँ पर किसी भी अंक के निश्चित अंतराल में पुनरावृत्ति हो रही है क्या? नहीं हो रही, तो इन्हें कहेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। और आप देखें इसमें किस तरह की संख्याएं आती हैं, जैसे √2 आएगा, √3 आएगा, √4 नहीं आएगा। √4 क्यों नहीं आएगा बताएं? √4 का मान कितना होता है? 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 = 2, तो उसको नहीं लेंगे। √5 आएगा, √6 आएगा, √7, √8। आपको लग रहा होगा √8 कैसे आ गया सर? अरे 8 का जो स्क्वायर रूट होता है, 8 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? कोई 8 कोई पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, लेकिन 9 छोड़ना पड़ेगा, फिर √10 आएगा एंड सो। तो इस तरह की संख्याएं आपको कभी भी दिख जाएं तो आप कहें कि ये कौन सी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्या। कैसी हैं ये? अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद हम पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं कैसी होती हैं? ये थोड़ी थोड़ी दिखने में तो आपको बिल्कुल अपरिमेय संख्याओं की तरह ही दिखाई देंगी, लेकिन उसमें और इसमें एक अंतर है। उसमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है, देखते ही आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? रूट में माइनस आएगा, जैसे √-1, √-2, √-3। उसमें 4 नहीं लिया था हमने, लेकिन इसमें 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर 4 तो आ रहा है, लेकिन माइनस के साथ। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं आप लिख पाए, √-5 ऐसे चलते हैं। तो आपको इसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि वर्गमूल के अंदर अगर माइनस आ जाए
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो संख्या क्या होगी, काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये है अपने पास काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो अभी तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर, वो सभी क्या हैं, वास्तविक संख्या। इसमें प्राकृत भी आ जाएंगी आपके पास, मतलब नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या भी आ जाएंगी आपके पास, मतलब होल नंबर। पूर्णांक भी आ जाएंगे आपके पास, इंटीजर्स, प्लस, और परिमेय संख्याएं भी आ जाएंगी आपके पास, क्यू से नोट करते हैं, और अपरिमेय संख्याएं भी आ जाएंगी, इसको क्यू डैश से शो। तो ये जो सारी संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं, और जिनमें रूट में माइनस आ जाए वो क्या है, काल्पनिक संख्या। अब हम देखते हैं, हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ये तो इसका सब टॉपिक था, क्योंकि बीच में आया संख्याओं के प्रकार, तो मुझे पढ़ाना जरूरी था। देखते हैं, तो हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सामान्य रूप होता है, हम कहते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है, ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2। तो यहाँ भी आपको चर की अधिकतम घात 2 दिख रही है। तो ये है हमारे पास द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। और आपने एक इसके मूल निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए एक विधि है, देखते ही आपको याद आ जाएगी। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, बोलिए अगर याद हो तो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे कहते हैं हम श्रीधराचार्य, क्या नाम है इसका, श्रीधराचार्य विधि। हम आगे देखेंगे कि श्रीधराचार्य जी ने ये विधि कैसे बनाई, लेकिन अभी हमारा मेन टारगेट किस बात पर है, मूलों की प्रकृति पर, कि मूल जो आएंगे वो किस तरह के रहेंगे।